हेलो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आपका अपनी इकोनॉमी की अगली क्लास में। इसमें पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, उसके आगे की क्लास है ये। आइए शुरू करते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जो आरबीआई को चुकाना पड़ता है किसी बैंक को उसकी आरबीआई में जमाओं पर। यह सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में जमा लिया जाता है। यह मान जो है 3.35% होता है। यानी आरबीआई में जो जमा करते हैं तो आरबीआई को उस जमाओं पर चुकाना पड़ता है। आरबीआई को चुकाना पड़ता है बैंकों को। ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ वह ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अदा करता है अपने वाणिज्य बैंकों की अल्पकालिक जमाओं पर, ताकि तरलता को समायोजन में मदद कर सके। तो वह ब्याज दर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्य बैंकों को देता है, यानी कॉमर्शियल बैंकों को देता है आरबीआई। लचीली या विस्तारवादी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के विस्तार पर केंद्रित है। इसमें ब्याज की दरें कम कर दी जाती हैं, जिससे बाजार की तरलता या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अधिक बाजार से प्राय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी इसमें ब्याज दरों को कम कर दिया जाएगा तो बाजार में क्या है, तरलता ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी पैसा ज़्यादा जाएगा। तो ये मुद्रा लचीली मुद्रास्फीति कहलाती है। कठोर संकुचनकारी मौद्रिक नीति, इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने या घटाने पर केंद्रित है, यानी मुद्रा को संकुचित कर लिया जाता है। इसमें ब्याज दर बढ़ा दी जाती है, जिससे बाजार में तरलता में या मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाती है। बाजार में पैसा कम जाएगा क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई हैं, तो बैंकों में से लोग ऋण कम लेंगे। कम बाजार तरलता से उत्पादन और खपत पर नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इससे। यानी उत्पादन, खपत और नकारात्मक ये कम होगा। मौद्रिक नीति की सीमाएं, ये क्या सीमाएं हैं, कहाँ काम करती है। तो मौद्रिक नीति के समय मंदी होती है, जो मंदी के समय प्रभावी ना होना। प्रायः देखने में आता है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति में तो प्रभावी होती है, किंतु मंदी को दूर करने में उतनी प्रभावी और सक्षम नहीं होती। अतः मौद्रिक नीति का प्रभाव एक पक्षीय है। सही जानकारी का ना होना पर और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कब और किन परिस्थितियों में मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाए, जब तक इसकी जानकारी नहीं हो जाती तब तक मौद्रिक नीति में किए जाने वाला परिवर्तन हानिकारक हो सकता है। साथ ही जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाना था वह भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है मौद्रिक नीति का प्रभाव पूर्ण न होना। यदि मौद्रिक नीति जो है एक अप्रत्यक्ष उपाय है, यदि इसे कठोरता से अपनाया जाता है तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और यदि लचीले रूप में अपनाया जाता है तो आय और मांग के स्तर में कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। यानी लचीले रूप में अपनाया जाए तो स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कठोर रूप में अपनाएंगे तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। इस तरह ब्याज दरों में बार बार परिवर्तन ना होना, यानी मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण ब्याज दरें हैं। ब्याज दरों को घटाते बढ़ाते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, किंतु बार बार ब्याज दरों में परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता, और ना ही यह देश की आर्थिक विकास के हित में होता है, क्योंकि इससे एक अनिश्चितता का वातावरण निर्मित होता है, और अतः मौद्रिक नीति निष्प्रभावी हो सकती है। विश्वासी नहीं लोगों का केवल मौद्रिक उपाय कारगर नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी और आंतरिक दबाव से ग्रसित अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति प्राप्त करने अथवा बनाए रखने के लिए केवल मौद्रिक नीति अथवा मौद्रिक उपायों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र, वही कृषि वाले जो जिनको ऋण दिया जाता है प्राथमिकता क्षेत्र में। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और आरबीआई देश की मूलभूत जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किंतु इन क्षेत्रों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता है। पीएसएल से अभिप्राय ऋण प्राप्त करने वाले उन क्षेत्रों से है जो समावेशन
एवं देश के आर्थिक विकास को मजबूत करते हैं, जिन्हें आरबीआई के द्वारा अनुसूचित किया जाता है तथा देश के अनुसूचित बैंकों जैसे आरबीआई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ऋण का एक निश्चित भाग देना अनिवार्य, यानी वाणिज्य बैंक है जो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक निश्चित ऋण उन्हें देते हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को अपनी कुल उधारियों का एक निश्चित भाग इन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से वितरित करने का आदेश दिया जाता है। इसे ही प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है। 2016 में आरबीआई परिपत्र में के अनुसार पीएसएल में 8 व्यापक श्रेणियां दी गई हैं, यानी किन किन को प्राथमिकता क्षेत्र मानेंगे तो उसमें कृषि है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, निर्यात ऋण, शिक्षा के लिए, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो इनको ये 8 चीज़ें हैं जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। अब कॉमर्शियल बैंक जिनकी कौन दे सकता है, तो कॉमर्शियल बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं तो वे 40% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को देंगे। उसमें से कृषि को 18% देना अनिवार्य होगा, सूक्ष्म लघु उद्योगों को 7.5 देना होगा और बीकर सेक्शन ये महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको 12% देना होगा। फिर फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं तो वो भी अपनी जो आय है, अपना लेन देन है उसमें 40% ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देंगे। फिर रीजनल रूरल यानी सूक्ष्म लघु बैंक हैं जो वो 75% प्राथमिकता क्षेत्र को देंगे। इसमें 18% कृषि को, सूक्ष्म उद्योग को 7.5 और बैंक सेक्टर को 15%। स्मॉल फाइनेंस यानी सूक्ष्म लघु उद्यम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75% देंगे और सूक्ष्म लघु बैंक भी 75% प्राथमिकता क्षेत्र को देंगे। आरबीआई ने अपनी प्राथमिकता क्षेत्र दिशा निर्देशों में संशोधन किया है ताकि बैंकों को कम औसत ऋण आकार वाले आर्थिक रूप से वंचित जिलों में छोटे ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रभावी वित्त जो है वो 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 तक के लिए है। नए मापदंड उच्च औसत ऋण आकार वाले जिलों में ऋण देने को हतोत्साहित करना, यानी उच्च ऋण जो दे रहे हैं उनको हतोत्साहित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए जिलों को प्राथमिकता क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। वित्त वर्ष 2025 में इन जिलों में नए प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों को अधिक महत्व दिया जाएगा जहां प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्धता 9,000 रुपये से कम है। तो ये 2025 में उन क्षेत्रों को ज़्यादा ऋण दिए जाए जहां व्यक्तियों को 9,000 रुपये से कम ऋण मिल पाता है, बहुत कम मिलता ही नहीं है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लाभ, इसको ऋण देने से क्या लाभ है तो वित्त समावेशन करेंगे, समाज के वंचित और वित्तीय रूप से बहिष्कृत वर्गों के लिए ऋण तक पहुंच होगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता जैसे कृषि, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। फिर सामाजिक आर्थिक विकास होगा, समावेशी विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेंगे और देश में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देंगे। फिर सतत विकास यानी नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियां क्या हैं तो परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, यानी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी जो लोन देते हैं वो लोन वापस नहीं आता, इसलिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए बढ़ सकता है। लक्ष्य पूरा करना है, बैंक जो है बैंक विशेषकर जैसे निजी क्षेत्र के बैंक कभी कभी कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता और रुचि की कमी के कारण प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं, वो पूरा ही नहीं करते। भौगोलिक असमानताएं भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का वितरण समान सुनिश्चित करना ये चुनौती बनी हुई है। प्राथमिकता क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, यानी यह जोखिम है कि बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रत्यक्ष ऋण देने का उद्देश्य कमजोर हो सकता है।
निष्कर्ष है कि भारत के वित्तीय परिदृश्य में प्राथमिकता छेड़ एक महत्वपूर्ण नीति है, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि प्रमुख क्षेत्रों को उनके विकास के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके। यह प्राथमिकता क्षेत्र ने वित्तीय समावेशन और संतुलित विकास को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। तथापि इसकी प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यमान चुनौतियां हैं, जिनका समाधान किया जाना भी आवश्यक है। आरबीआई की महत्वपूर्ण उधार नीतियाँ। किस तरह से आरबीआई उधार देती है? तो प्राथमिकता क्षेत्र लेने प्राइम लैंडिंग रेट। किस रेट पर उधार देंगे? तो वह दर जिस पर प्राथमिक वाणिज्य बैंक सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहकों, यानी जो ग्राहक सबसे ज़्यादा अच्छे से लोन लौटा देते हैं, उनको ऋण देते हैं, जिस ब्याज दर वो प्राथमिकता क्षेत्र लेने प्राइम लैंडिंग रेट कहते हैं। फिर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ये 2003 में आया, और ये प्राइम लैंडिंग 1994 में आया था। वर्ष 2003 में प्राइम लैंडिंग रेट स्थान पर लाया गया था, यानी प्राइम लैंडिंग स्थान पर बेंचमार्क रेट लाया गया था। इसके तहत बैंक ऋण की दर फंड की वास्तविक लागत पर तय की जाती थी, किंतु ब्याज दर की गणना के लिए कोई निश्चित फार्मूला या पैटर्न नहीं था। यानी बैंक जब किसी को ऋण देते हैं तो उन्हें भी मतलब जिससे लिया है, जनता से लिया है, तो एसएलआर और सीआरआर में वेस्ट हो जाता है उनका पैसा, तो उन्हें भी तो ब्याज दर वापस लौटानी है। तो उनका जो पैसा है उतना वापस आ सके, उसको फंड बोलेंगे। प्रायः वाणिज्य बैंक प्रत्येक ग्राहक के लिए ऋण की ब्याज दर तय करने के लिए उसकी शाखा को आधार मानते थे, अर्थात उसमें पारदर्शिता का अभाव था। आधार दर यानी बेस रेट। पारदर्शिता की कमी के कारण आरबीआई ने 2010 में बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट के स्थान पर आधार दर नहीं, बेस रेट को लाया। आधार दर वह न्यूनतम ब्याज दर थी जिसका भारतीय बैंक ऋण देते थे, तो उस पर बैंक ऋण दे सकते थे आधार दर पर। वह इसकी गणना न्यूनतम लाभ, मार्जिन और रिटर्न का मूल्यांकन करके की जाती थी। चूँकि आधार दर अलग अलग बैंकों पर निर्भर करती, यानी अलग अलग बैंक की अलग अलग आधार दर थी, लागत थी, अन्य मापदंडों में बदलाव होता था, तो बैंक उसमें परिवर्तन कर लेते थे। अतः 2016 में आरबीआई ने आधार दर जो है, आधार दर के स्थान पर ऋण दर की सीमांत लागत यानी एमसीएलआर को लागू किया। ऋण की सीमांत लागत एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। यह बैंकों के लिए एक आंतरिक संदर्भ दर है जो यह निर्धारित करती है कि बैंक ऋण पर कितना ब्याज लगा सकते हैं। मूलतः एमसीएलआर की गणना जो है ऋण अवधि के आधार पर की जाती है, अर्थात उधारकर्ता को ऋण चुकाने में कितना समय लगता है या उसने कितनी समय अवधि के लिए ऋण लिया है। चूँकि एमसीएलआर वास्तविक जमा दरों से जुड़ी हुई है, इसलिए जमा दरों में वृद्धि होती है तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है, यानी ये सीधे रूप से जुड़ी हुई है। इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट यह है ऋण दरों का, ऋण जो देते हैं उसका एक समूह है जिसकी गणना बैंकों की वर्तमान वित्तीय अवलोकन यानी जमा और गैर निष्पादित संपत्तियों एनपीए इत्यादि जैसे कारकों का विचार करने के बाद की जाती है, जैसे बीएसएलआर, बेंचमार्क प्राइम रेट, आधार दर, वीआर, एमसीएलआर इत्यादि इंटरनल बेंचमार्क रेट के उदाहरण हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। 1 अक्टूबर 2019 में सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट यानी व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई हेतु ऋण को एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। इसमें क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क में आरबीआई ने बैंकों को 4 बेंचमार्किंग रेटिंग तंत्रों को चुनने का विकल्प दिया, या तो वो आरबीआई के रेपो रेट से जुड़े या 51 दिवसीय ट्रेजरी बिल या 182 दिवसीय ट्रेजरी बिल या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फंड द्वारा विकसित की गई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दरें। इन ब्याज दरों के साथ जुड़ेंगे तो आरबीआई जब चेंज करेगी तो सभी बैंकों को उतना चेंज करना होगा। एक बैंक को एक से अधिक बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है। साथ ही एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत ब्याज दर प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार निर्धारित की जाएगी।
अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से इंटरनल बेंचमार्क से एक्सटर्नल बेंचमार्क में बदलाव क्यों किया गया? तो ऐसा हुआ कि जब आरबीआई ने रेपो रेट यानी रिजर्व रेपो रेट जो दरें हैं उसने रेपो रेट की दर कम की तो बैंकों ने केवल कुछ सीमित लाभ ही अपने कर्जदारों को दिए। ऐसी स्थिति में कर्जदारों को नुकसान हुआ, जिससे आरबीआई द्वारा जब 2019 में रेपो रेट में 0.75 आधार अंकों की कमी की गई तो बैंकों ने अपने MCLR में केवल 0.29 आधार अंकों की कमी की। बाहरी बेंचमार्क को अपनाने से ब्याज दरों में पारदर्शिता होगी। उधारकर्ताओं की निश्चित ब्याज दर पर प्रत्येक बैंक के लिए प्रसार लाभ मार्जिन का भी पता चल जाएगा, जिससे ऋण की तुलना आसान और अधिक पारदर्शी होगी। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2014 में स्थापित किया गया है। आरबीआई द्वारा वर्ष 2015 में स्वतंत्र बेंचमार्क व्यवस्था के रूप में से मान्यता दी गई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। उद्देश्य है भारतीय ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क की समीक्षा के साथ नई बेंचमार्क दरों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना। अब है मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट। मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफ रेट भारतीय रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों के लिए दी जाने वाली ओवरनाइट यानी एक रात के लिए ऋण देना है। तो इसमें इसकी गणना 30 बैंकों की प्राथमिक डीलरों के पैनल से बने इनपुट के आधार पर की जाती है। मिबोर पहली बार 1998 में स्थापित किया गया था। इसे लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट के आधार पर तैयार किया गया था। अब है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर नहीं, सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां छोटी बचत, छोटे ऋण, छोटे बीमा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं, जो देश के गरीबी को कम करने, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, वित्त समावेशन के कार्यों को संपन्न करते हैं। इसमें 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को बिना गारंटी यानी कोलेटरल फ्री बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। 1974 में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। 1984 में तो नहीं हुआ, इसे गलत लिखा है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई, ये सही है। 1984 में नाबार्ड द्वारा गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में स्व सहायता समूहों को इससे जोड़ दिया गया था। फिर 2002 में SSG यानी स्व सहायता समूह को आरक्षित ऋण जो था उसे असुरक्षित ऋण को सुरक्षित ऋण में डाल दिया गया था। 2004 में RBI सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल तथा इसे वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में मान्यता दी गई। 2010 में ऋण की अनैतिक वसूली से संबंधित आंध्र का संकट ये था कि यदि ऋण कोई वसूल नहीं करता तो उसको धमकाते थे और उंगली काट देते थे या गलत व्यवहार करते थे। आंध्र संकट है। 2012 माले ग्राम समिति की सिफारिश के आधार पर RBI द्वारा नए नियम लागू बनाए गए, फिर नए नियम लागू किए गए। 2014 में बंधन बैंक को, जो बंधन बैंक है, उसे बैंक का लाइसेंस दे दिया। उसने अच्छा काम किया है। RBI द्वारा MFIN स्वनियामक संगठन SRO के रूप में मान्यता SRO के रूप में मान्यता 2015 में सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करने के लिए मुद्रा बैंक की शुरुआत की है। मुद्रा बैंक क्या है? तो सेबी की पूर्ण स्वामित्व सहायता कंपनी के रूप में 2015 में स्थापित हुआ। सेबी है जो रेगुलेटिंग बॉडी है, उसका सहायता करने के लिए इसे बनाया गया मुद्रा बैंक को। उद्देश्य इसका है गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म या लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बस 2015 में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लघु व्यवसायी उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक की संपार्श्विक मुक्ति ऋण देता है। संपार्श्विक यानी कोलैटरल यानी बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का ऋण देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिशु ऋण जैसे 50,000 रुपये तक का, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच होता है और तरुण ऋण 20 लाख रुपए तक होता है। 10 लाख रुपए तक था जिसे 20 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन देने की सुविधा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सूक्ष्म वित्तीय ऋण
दाताओं का वर्गीकरण, जैसे कौन ऋण देता है, तो कृषि समितियां, वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, आरआरबी यानी सूक्ष्म रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी वित्त संस्थान। अब एनबीएफसी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्या है, तो बताते हैं। मालीग्राम समिति के अनुसार आरबीआई ने निम्नलिखित परिभाषाओं के तहत इसे वर्गीकृत किया है। ऐसी संस्था जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हैं तथा न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि या 2 करोड़ रुपए में चलेगा, इतनी राशि जिनके पास है 5 करोड़ रुपए, तो वो एनबीएफसी सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का दर्जा प्राप्त करेंगे। व्यक्ति एसएचजी को ऋण देंगे यानी सूक्ष्म स्व सहायता समूह और जीएलजी को ऋण दे सकते हैं। इनका क्या योगदान है, तो ये वित्त समावेशन करते हैं, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन में सहायक है। चुनौतियाँ, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जैसे एनपीए बढ़ रहा है तो ऋण देते हैं तो वापस नहीं आता। ऋण पुनर्भुगतान की समस्या है, संसाधनों की कमी भी है, जागरूकता का अभाव है, लोग जागरूक नहीं हैं तो ऋण नहीं ले पाते हैं, आधुनिक तकनीक की कमी है और लाभार्थियों का सही चयन नहीं होता है। किसी को भी ऋण देते हैं, अपने रिश्तेदारों को ही ऋण देते हैं। ये समाधान इसकी क्या है, तो समुचित निगरानी करनी चाहिए, वित्तीय साक्षरता बढ़ानी चाहिए, ऋण के दायरे और शर्तों का विस्तार करना चाहिए। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की समक्ष सबसे बड़ी समस्या एनपीए है। एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ऋण पुनर्भुगतान, साधनों की कमी जैसे चुनौतियां बनी हुई हैं, किंतु बावजूद संस्थान ने समाज के वंचित वर्गों को लक्षित करते हुए वित्त समावेशन की प्रक्रिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर निष्पादित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, एनबीएफसी क्या है, तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसका मुख्य व्यवसाय एक मुश्त किस्त के रूप में के माध्यम से अन्य तरीकों से जमा प्राप्त हैं, जनता से जमा प्राप्त करते हैं। और एनबीएफसी का मुख्य कार्य उधार देना है। ये जैसे शेयर बाजार में, प्रतिभूतियों में, बीमा कारोबार में, चिट फंड में आदि में निवेश करते हैं। ये आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार एनबीएफसी बिना आरबीआई के पंजीकरण के बिना 10 करोड़ रुपए या शुद्ध स्वामित्व वाली निधि एनबीएफसी के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकते। यानी 10 करोड़ रुपए उनके पास होना चाहिए, तभी वो एनबीएफसी कंपनी बनेंगी और व्यवसाय कर पाएंगे। कंपनी में कम से कम 1/3 निदेशकों के पास वित्तीय क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। उन्हें निवेश कैसे करना है, इकोनॉमी का उन्हें अनुभव होना चाहिए। आरबीआई किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय में वित्तीय प्रगति का मानती है। यदि वित्तीय प्रगति यानी एनबीएफसी का दर्जा तब देती है, वित्तीय प्रगति की मानती है, यदि उसकी कुल संपत्ति या सकल आय जो है उसका 50% से अधिक वित्तीय गतिविधियों से आता है। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वित्तीय संचालन में शामिल कंपनियां ही एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं और आरबीआई की नियमित निगरानी के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से गैर वित्तीय गतिविधियों में लगी कंपनियां वे भले ही थोड़ी सा काम करती हों वित्त संबंधित, लेकिन आरबीआई द्वारा उन्हें विनियमित नहीं किया जाता, यानी आरबीआई उनका रेगुलेटिंग नहीं करता है। वित्तीय व्यवसाय में किसी कंपनी की भागीदारी निर्धारित करने के लिए इस मूल्यांकन को 50-50 मापदंडों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एनबीएफसी विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करते, यानी बैंकों की तरह सेवाएं देते हैं लेकिन बैंकों का लाइसेंस के पास नहीं होता है। मांग जमा जैसे चेक या बचत खाते की सरल जमाएं, लेन देन की इन्हें अनुमति नहीं है, यानी मांग जमा स्वीकार नहीं करते, भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयं चेक जारी नहीं कर सकते। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जमा बीमा सुविधा इनके पास नहीं है। एनबीएफसी के प्रकार, एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय भौतिक संपत्तियों को वित्त पोषित करना है जो उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है।
जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर, सेंट और यानी मूविंग सामग्री, इन सबको औद्योगिक मशीन इत्यादि, इन सबको बनाने में जो पैसा लगता है उनको ये लोन देती हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी की हैं और इनका एक प्रकार है। फिर निवेश कंपनी, ऐसी संस्थाएं जो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों को अधिगत करती हैं, यानी इनका निवेश प्रतिभूतियों को, सरकार की जो प्रतिभूतियाँ उनको खरीदने में जाता है। एनबीएफसी व्यावसायिक गतिविधियों में मुख्य रूप से अन्य कंपनियों में निवेश रखना और उनका प्रबंधन करना शामिल है। श्रीराम फाइनेंस। वेंचर कैपिटल क्या है? वह निजी इक्विटी का एक रूप है जो दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्त पोषण का एक प्रकार है। एंजल कैपिटल, एंजल निवेशक जो हैं स्टार्टअप व्यवसायों के लिए प्रारंभिक बीज धन उपलब्ध कराते हैं। स्टार्टअप शुरू करना है तो प्रारंभिक जो धन देते हैं, धन उधार करता है। आमतौर पर कंपनियों में स्वामित्व इक्विटी के बदले में देते हैं, यानी अपनी इक्विटी है उसके बदले में धन देते हैं। एंजल कैपिटल। ऋण कंपनी है, कोई भी कंपनी जो वित्तीय संस्थान है जो अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वित्त प्रदान करती है, चाहे वह ऋण अग्रिम देकर हो या अन्य गतिविधियों से ऋण देना उसका काम है, तो वह ऋण कंपनी होगी। जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस ये ऋण देते हैं, महिंद्रा फाइनेंस ये ऋण देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो अपनी कुल संपत्ति का 50% बुनियादी ढांचे के लिए ऋण देती है, यानी बुनियादी ढांचे का विकास करना है तो ये ऋण देगी। इसका शुद्ध स्वामित्व 300 करोड़ रुपए, यानी इसके पास 300 करोड़ रुपए होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, तभी ये काम करेगी। क्रेडिट रेटिंग ए है, क्रेडिट रेटिंग यानी ये अच्छा काम कर रही है तो उसको क्रेडिट रेटिंग में ए मिला है। और 75% CRR टोटल कैपिटल लिमिटेड इसके पास इसको रखना होता है, RBI के पास रखती होगी। एनबीएफसी फैक्टर, एनबीएफसी का फैक्टर क्या है? एक गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी जो फैक्टरिंग के मुख्य व्यवसाय में लगी है। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक वित्तीय लेन देन है जहां एक कंपनी अपनी प्राप्त राशि को किसी तीसरे पक्ष को, यानी फैक्टर जिसे कहा जाता है, उसको छूट पर बेच देती है। फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति कुल संपत्ति का कम से कम 50% होना चाहिए और फैक्टरिंग व्यवसाय जो आय है वो भी सकल आय का कम से कम 50% होना चाहिए, तभी वो एनबीएफसी फैक्टर माना जाएगा, उसे मान्यता मिलेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक रूप है जहां घरों के अधिग्रहण या घरों के वित्त निर्माण के लिए वित्त के लिए मुख्य व्यवसाय में लगी हैं। घरों के निर्माण के लिए जो लोन देती हैं वो है वित्त में लगी हुई हैं, जिसमें नए घरों के निर्माण के लिए भूमि और भूखंडों का विकास शामिल है। विनियमन जो है नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। चिट फंड कंपनियां क्या हैं? चिट फंड कंपनी वित्तीय साधन है जो चिट फंड योजनाओं के प्रबंधन, संचालन और परीक्षण के मुख्य व्यवसाय में लगी हुई हैं। चिट फंड जो कंपनी है निश्चित संख्या में अपने ग्राहकों से निश्चित अवधि के लिए क्या है उनकी सदस्यता एकत्र करती है, यानी धन एकत्र करती हैं और फिर उन्हें बाद में पुरस्कार के रूप में पैसा कमा के पुरस्कार के रूप में वितरित करती हैं। चिट फंड कंपनी का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा प्रशासित किया जाता है। अधिनियम चिट फंड अधिनियम 1982 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऐसी फॉर्म की जमा लेने की गतिविधियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बंधक गारंटी कंपनी यानी मॉर्टगेज बंधक गारंटी कंपनी जो है एमजीसी, वे वित्तीय संस्थान है जिनका कम से कम 90% कारोबार बंधन गारंटी कारोबार से होता है या कम से कम 90% सकल आय बंधन गारंटी कारोबार से होता है तथा शुद्ध स्वामित्व निधि 100 करोड़ रुपए है। संस्थाएं क्या हैं? उनके नियामक संस्थाएं चिट फंड कंपनी है, उनका नियमन राज्य सरकार करती है। बीमा है उनका एडआई करती है और जो बैंक है उनका आरबीआई करती है। इस तरह से एनबीएफसी के विनियमन के लिए 4 टियर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 2021 में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के विनियमन में प्रगतिशील वृद्धि के साथ 4 स्तरीय संरचना का निर्माण करके एक सख्त नियामक ढांचा प्रस्तावित किया। एनबीएफसी की वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना एक बड़ी एनबीएफसी अच्छी वित्तीय संस्था की
अच्छी वित्तीय स्थिति में रखना। इसमें है कि आरबीआई द्वारा ये सुधार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, लैंडिंग रेट और फाइनेंशियल सर्विस जैसी बड़ी संस्थाएं जो हैं इनके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था। दरअसल ये हुआ था कि 1819 में इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग है और फाइनेंस सर्विस ने उच्च जोखिम में निवेश किया था जो कि अव्यवस्थित और असुरक्षित परियोजनाओं में पूंजी लगा दी थी। अब इन परियोजनाओं से नकदी प्रवाह नहीं हो पाया, यानी पैसा वापस नहीं आया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग और फाइनेंस सर्विस जो है पर्याप्त तरलता रखने में विफल हो गए। इनके पास पैसा नहीं था। जब निवेशकों ने अपनी रकम मांगनी शुरू की तो बैंकों ने इसे वित्तीय संकट के रूप में देखा और तरलता का संकट गहरा हो गया। इसके अलावा कंपनी के भीतर उचित निगरानी की कमी और खराब प्रबंधन के कारण संकट और भी गहरा हो गया। इसी संदर्भ में आरबीआई द्वारा गठित ऊषा थेरेट समिति की सिफारिश के आधार पर एनबीएफसी के विनियमन के लिए एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए यानी 4 टियर स्ट्रक्चर को अपनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में किसी एनबीएफसी द्वारा पहला आईपीओ वो है जो कंपनी किसी शेयर के रूप में पहली बार जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। जनवरी 2021 में भारतीय रेल वित्त निगम ने आईपीओ जारी करने का निर्णय लिया। रेल वित्त निगम सार्वजनिक क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा पहला आईपीओ था। ये स्थापना इसकी 1986 में हुई। घरेलू और विदेशी बाजारों से जो धन है उसको धन इकट्ठा करने के लिए भारतीय रेलवे की एक शाखा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत जमा न लेने वाली एनबीएफसी है। उद्देश्य है भारतीय रेलवे के अतिरिक्त बजटीय संसाधन की आवश्यकताओं को बाजार की उधारियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी और शर्तों के आधार पर पूरा करना, यानी बाजार से पैसा लेना और फिर बाद में उसको चुकाएंगे। बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है? बैंकों का सुधार किस तरह से है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का अर्थ है बैंकों का सुधार। राष्ट्रीयकरण मतलब निजी बैंक जो है उनका स्वामित्व सरकार के हाथों में स्थानांतरित कर देना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बैंकों राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1959 के तहत 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1959 में 50 करोड़ रुपए के जो बैंक हैं, 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले बैंक 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1980 में 200 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 में सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ जो निजी बैंक था, रेगुलेटिंग बॉडी थी, अब उसको गवर्नमेंट कर दिया गया। दूसरा 1955 में आरबीआई का गठन किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से 1959 में 14 बड़े बैंक, 1980 में 6 बड़े बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण। सकारात्मक पक्ष क्या है राष्ट्रीयकरण के? सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। कृषि और ग्रामीणों को विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिर सामाजिक मध्यम वर्ग के वित्तीय समावेशन होगा। सरकारी नीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी। बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता आएगी और आर्थिक और सामाजिक समता का लक्ष्य है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। प्रशासनिक लागत और दक्षता में कमी, यानी प्रशासन संभालेगा तो उसकी दक्षता में उतनी है ही कमी है। आर्थिक संकट भी आ सकता है। स्पर्धा और नवाचार की कमी है, प्रतिस्पर्धा की कमी है उसमें। ऋण वितरण में अनुशासन की कमी है। निष्कर्ष है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ने कई सामाजिक आर्थिक लाभ हुए हैं, जैसे वित्त समावेशन हुआ है, ग्रामीण विकास हुआ है और मध्यम वर्गों को सहायता मिली है। हालांकि इसके साथ साथ कई प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ा है, दक्षता की कमी है और बैंकों को घाटे में चलाना। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकारी बैंकों को सुधार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि निजी बैंकों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।
इसके लिए सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों के बैंकों को जो है संरचनात्मक और उनकी कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए नरसिंहम जो फर्स्ट समिति है 1991 में गठित की गई। इसने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को कम करना, यानी एनपीए जो गैर निस्वार्थ परिसंपत्ति बढ़ गया है, ऋण दिया है और लौट के नहीं आया, उसको सुधार किया जाए। उसने कहा। फिर नरसिंहम समिति 2 1997 में गठित हुई। इसका रुपए की परिवर्तनीयता है, यानी रुपए जो है उसको विदेशी मुद्रा में जो परिवर्तित कर देते हैं, डॉलर में परिवर्तित करते देते हैं, उसके एलपीजी यानी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है उसके संदर्भ में बैंकिंग क्षमता को बढ़ाना है, उसकी बैंकिंग क्षमता को बढ़ाना और बैंकों का विलय भी उन्होंने सलाह दी है। बैंकिंग क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी में भी सुधार किए गए। उसमें बैंकिंग क्षेत्र के लिए 4D समाधान लाया गया, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में भारतीय बैंकों के लिए बदलते परिवेश में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 4D मॉडल दिया गया, यानी बैंकों का विनिमय, विभेदीकरण, विधिकरण और विघटन। इसको डिटेल में समझेंगे आगे। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधता, अतः उन्हें एक नीतिगत नियामक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि बैंक अलग अलग हैं तो उनका एक ही नीति में श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लाभ के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में व्यापक भिन्नता है और दोहरे वित्तीय दमन की समस्या, जमाकर्ताओं को मिलने वाले रिटर्न की कमी है और परिसंपत्तियों पर कम रिटर्न के कारण निवेशकों को पूंजी की गलत आवंटन और घरेलू बचत की भी कमी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जो सरकारी जवाबदेही निगरानी के अधीन है, एनपीए की स्थिति में ऋण देना आसान नहीं है, यानी एनपीए बड़ा है तो बैंक ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि नौकरशाही निर्णय लेने में सावधानी बरतने की समस्या का समाधान है। नौकरशाही सही तरह से निर्णय नहीं ले रही है। प्रतिस्पर्धा और स्वामित्व के संबंधित संरचनात्मक समस्याएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजी क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा में भी कमी है। विनिमय में कमी, यानी वैधानिक तरलता अनुपात SLR की प्राथमिक क्षेत्र ऋण का समाधान, ये सब इसमें भी कमियां हैं। फिर विभेदीकरण से कुर्ते बैलेंस शीट और स्वामित्व के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भीतर पुनर्पूंजीकरण। विभेदीकरण, बैंकों के भीतर और बाहर वित्त पोषण, विघटन, निकास तंत्र में सुधार करना। SLR की आवश्यकताओं को धीरे धीरे शिथिल या कम किया जा सकता है, जिससे बैंकों की तरलता मिलेगी। प्राथमिकता क्षेत्र के मानदंडों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके 2 विकल्प हैं। पहला अप्रत्यक्ष सुधार, जिसके तहत अधिक क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र के दायरे में लाया जा सकता है, यानी प्राथमिकता क्षेत्र वाला क्षेत्र कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा प्राथमिकता क्षेत्र बन जाए। दूसरा मापदंड है कि इन्हें फिर से परिभाषित किया जाए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को धीरे धीरे लक्षित, छोटा और आवश्यकता आधारित बनाया जा सकता है। जैसा कि अधिक बैंकों को अधिक विविधता बैंकों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और पूंजी बाजारों के स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए नवीन समर्थन की आवश्यकता है। भविष्य के लिए बेहतर दिवालियापन प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। पीजे नायक समिति 2014 में आई। इस समिति ने बोर्डों का शासन समिति के सुझाव दिए, यानी मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया और मिशन इंद्रधनुष के तहत बैंकों के स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित किया गया। 7 प्रावधान होने के कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 में 7 प्रावधान जो हैं वो अंग्रेजी के A से J तक समाप्त हैं। इसे A to G ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें 7 प्रावधान है। पीजी नायक समिति जो इंधनों से लाया गया।
नियुक्ति संबंधित सुधार किए जाएं, बोर्ड बैंकों ब्यूरो की स्थापना की जाए। बैंकों के सुधार के लिए लाए जा रहे हैं जी। पूंजी को जुटाना, तनाव मुक्त करना, सशक्तिकरण करना, उत्तरदायित्व की स्थापना करना और प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भी सुधार किए जाएं। पहला है नियुक्ति से संबंधित सुधार। अपॉइंटमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेतृत्व अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के पास, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनका नेतृत्व है जो अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पास है। इस तरह अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक, लेकिन जो दो पद हैं, जो दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है। तो इसमें सुधार ये किया गया कि नियुक्ति से संबंधित सुधार के अंतर्गत यह तय किया गया कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को 2 हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया गया, यानी प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष जो हैं वो 2 अलग अलग व्यक्ति होंगे और तीसरा पद जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष का होगा। इन पदों पर नियुक्ति इन बैंकों के बाहर का कोई व्यक्ति की जा सकती है, उनकी बैंकों के बाहर से भी नियुक्ति कर सकते हैं। फिर बोर्ड बैंक ब्यूरो की स्थापना, यानी उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। पूंजी जुटाना, कैपिटलाइजेशन, यानी वित्तीय रूप से अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने के लिए वित्त संबंधी आवश्यकताओं और चिंताओं से निपटने के लिए बैंकों में पूंजी होना आवश्यक है, यानी पूंजी पर्याप्त होनी चाहिए, उसके लिए पूंजी जुटाना। और तनाव मुक्त करना, यानी बैंकों में जो एनपीए की समस्या है, एनपीए के कारण बढ़ते तनाव की स्थिति, अतः बैंक उपभोक्ता और निवेशकों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने में जो है असमर्थ है। ऐसे में इन तनाव को कम करने के उद्देश्यों से बैंक अपने एनपीए को जो है उसका गैर निस्वार्थ परिसंपत्ति वो एआरसी को बेच देगी। इसी उद्देश्य से बेड बैंक की स्थापना और पैरा बैंकिंग गतिविधियों को प्रसारित किया गया। पैरा बैंकिंग गतिविधियों से तात्पर्य उन वित्तीय सेवाओं से है जो बैंक अपनी नियमित बैंकिंग गतिविधियां यानी जमा और निकासी के अलावा जो काम करते हैं उससे है, जैसे बीमा, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड में निवेश, वेंचर कैपिटल फंड में निवेश, ये सब काम करते हैं। सशक्तिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, जिसके माध्यम से मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय नियुक्तियों की प्रक्रियाओं में वह पूर्णतः स्वतंत्र हो सके। तो उनका सशक्तिकरण हो बैंकों का। उत्तरदायित्व की स्थापना करना, यानी बैंकों में किसी भी निर्णय के लिए जवाबदेही तय हो, किसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। प्रशासन में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक सुधार के उद्देश्यों से प्रत्येक वर्ष ज्ञान संगम का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो उनके चेयरमैन यानी डायरेक्टर उपस्थित होंगे। तो प्रशासनिक सुधार भी किया गया है। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये क्या है? तो इसकी एक स्वायत्त निकाय स्थापना 2016 में पीजे नायर समिति 2014 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, लेकिन अब बोर्ड बैंक ब्यूरो के स्थान पर जो है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना कर दी गई है। ये आ गया है और बोर्ड बैंक ब्यूरो खत्म है। अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी फाइनेंशियल सर्विस इंटरैक्टिव ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2022 में हुई। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के अंतर्गत सरकारी निकाय है ये। इसकी भूमिका जो है सरकार के स्वामित्व में वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ पदों के लिए प्रभावी उचित चयन सुनिश्चित करना है। संरचना में इसके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। वित्त विभाग जो है उसका एक सचिव होता है। एडाई के अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। और बैंकिंग क्षेत्र में 3 अंश का बैंकिंग क्षेत्र जो है उसके 3 अंशकालिक विशेषज्ञ बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और 3 बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होते हैं। तो इसका इन सब से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, यानी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो बना है। इसका कार्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान पूर्ण निर्देशन के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करना,
यानी बैंकों के जो राज्य के स्वामित्व हैं वाले बैंक हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। लेकिन यह काम जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय की परामर्श से अंतिम रूप से किया जाता है। वित्त मंत्रालय अंतिम रूप से काम करता है प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश पर, और यह उसको भी सिफारिश देता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार कर सकता है। सार्वजनिक स्वामित्व वाले बैंकों के वित्तीय संस्थान के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करता है। ये विकासशील और व्यावसायिक रणनीति तैयार करने, बैंकों में मदद करना, पूंजी जुटाने में योजना तैयार करने में बैंकों की मदद करता है वित्तीय संस्थान। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते एनपीए की समस्याएं। एनपीए की समस्या क्या है? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। यद्यपि उक्त सुधारों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संरचना और कार्यात्मकता में व्यापक सुधार की रूपरेखा अवश्य रूप से निर्मित हुई है, किंतु बावजूद एनपीए की समस्या अभी भी बनी हुई है, चुनौती का विषय है। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 14.58 के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मेंट एसेट्स जो है, ये इसका क्या है? उन ऋणों को संदर्भित करता है, यानी वह ऋण जो मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि से बकाया है। यानी किसी को लोन दिया लेकिन उसका ना तो मूलधन आया ना ब्याज आया और 90 दिन से अधिक हो गए, तो वो एनपीए बदल जाएगा। इसकी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: निष्पादित मानक संपत्ति और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी एमएसओ 1। इसमें क्या है? 1 से 30 दिन तक के लिए रखा जाता है, फिर 31 से 60 दिन के लिए रखा जाता है और 61 से 90 दिन के लिए रखा जाता है। फिर ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल जाता है। जो निष्पादित संपत्तियाँ थी वो गैर निष्पादित में बदल जाएंगी। इसमें देखो, विशेष उल्लेख खाता, यानी बैंकों द्वारा उन खातों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है जिनका एनपीए बनने का जोखिम है कि आगे चल के वो एनपीए में बन सकता है। तो 3 प्रकार से है, जैसे 30 दिनों तक के लिए, फिर 60 दिनों तक के लिए, फिर 90 दिनों तक के लिए। अब गैर निष्पादित परिसंपत्ति जब उसे एनपीए में बदल जाएगा तो इसकी भी 3 श्रेणियों में है। स्टैंडर्ड एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिन्हें 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डाउटफुल, क्या 12 महीने से भी अधिक हो गए हैं, 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए, और सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में वर्गीकृत किया है। लो एसेट्स, ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी वसूली की बहुत कम या कोई संभावना नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस, जैसे एनपीए के समाधान। एनपीए के समाधान क्या है? बोर्ड बैंक की स्थापना की जाए, बैंकों का विलय किया जाए या बैंकों का निजीकरण किया जाए या अन्य प्रयास भी कर सकते हैं। बेड बैंक अथवा परिसंपत्ति कंपनियां, यानी बेड बैंक क्या है? बेड बैंक एक आर्थिक आधार है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंक अपनी देनदारियों को एक नए बैंक के रूप में स्थानांतरित कर देते हैं। अर्थात बेड बैंक जो है कर्ज में फंसे बैंकों की राशि को निश्चित समय के लिए खरीद लेता है और बैंक की देयताओं को निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है। इस प्रकार बेड बैंक जो है इसका मुख्य लक्ष्य एनपीए की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाना है और बैंकों की घाटे की स्थिति में उभार लाना है, यानी घाटे की स्थिति जो चल रही है उससे उभारना है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता ये है कि बेड बैंक को सौंपी जानी इस प्रकार की देनदारियों की अवधि कम से कम 15 वर्ष तक होती है। हालांकि बेड बैंक यदि ठोस प्रयास करते हैं तो सरकारी जो सहायता है उसके आधार पर इस समस्या से निपट लेते हैं, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से एनपीए की समस्या से नहीं निपटा गया तो इनकी अवधि जो है विस्तार कर दी जाती है, इनकी समय सीमा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा चूँकि बेड बैंक की अवधारणा ही मुख्यतः एनपीए की समस्या से निपटने के लिए निकटने पर आधारित है, अतः यह सामान्य बैंक
बैंकों की तुलना में इस दिशा में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य काम तो एनपीए की समस्या से निपटना होता है, अल्पावधि के लिए बनाए जाते हैं। बेड बैंक की अवधारणा का विकास। बेड बैंक की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में अमेरिका के मिलेनोन नामक बैंक में संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा ने आर्थिक घाटे से उबरने में कारगर भूमिका निभाई थी। भारत ने बेड बैंक की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 2017 में प्रस्तुत किया, अर्थात आर्थिक संकट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। नीति आयोग ने उस बेड बैंक को आर्थिक संकट या एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंकों के लिए अति आवश्यक करार दिया था। 2018 में सरकार ने बेड बैंक की अवधारणा पर विचार विमर्श करने के लिए सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इसके आगे समझेंगे अगली क्लास में। बेड बैंक का भी बचा है और बैंकिंग सेक्टर भी अभी काफ़ी बचा है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।